हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 का, जो कि हम लोग पढ़े थे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स में, है ना। और हम लोगों ने ये वाला जो पोर्शन है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, ये पोर्शन हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। नाउ हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को। देखो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है ह्यूमन आई के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना और टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है फिलहाल। देखो, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि क्या सर आपके सिलेबस में ह्यूमन आई है। अगर है तो आप जरूर करके कमेंट करके बताओगे, अगर नहीं होगा तो भी आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखो, इसमें बेसिकली हम लोग तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन आई, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में फिर हमें बेसिकली दो चीज़ें पढ़नी होंगी हमारे, एक हमें पढ़ना होगा रिफ्लेक्टिंग एंड एक हमें पढ़ना होगा रिफ्रैक्टिंग, दोनों टाइप के पढ़ने होंगे। फिर माइक्रोस्कोप में भी आपके जो है दो टाइप्स आ जाते हैं, एक आपका आता है सिंपल और एक आपका आता है कंपाउंड, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल और केवल हम बात करने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। अब मेरी बात ध्यान समझो, ये चैप्टर, ये जो आपका चैप्टर कहने का मतलब क्या है कि ये जो वीडियो है ना, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम जो मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। भाई देखो, जब हम पढ़ेंगे ना भाई, देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे हैं, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ रहे हैं, देखो तो हम इनका यूज बेसिकली करते क्यों है? इमेज को लार्ज बनाने के लिए। हम किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का यूज करते हैं। अब देखो, इसका थोड़ा सा हम लोग प्रिंसिपल समझते हैं कि ऐसा आखिर क्या चीज़ है जिसकी वजह से, देखो सिंपल सी बात है, अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम माइक्रोस्कोप का या टेलीस्कोप का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें अपने इमेज को, मतलब हमें जो भी उसकी जो ऑब्जेक्ट है, हम उस ऑब्जेक्ट को और फाइन तरीके से देखना चाहते हैं। दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि हाँ, हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहे हैं, बहुत ही नज़दीक बना रहे हैं। अच्छा, तो इसमें यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है। देखो, हम यहाँ पर बात करते हैं विजुअल एंगल्स की। तो इस चीज़ को पढ़ने से पहले, यानी कि सिंपल जो आपका जो माइक्रोस्कोप है या फिर आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या फिर आपकी जो टेलीस्कोप है, इन चीज़ों को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक वर्ड्स को हम लोग समझते हैं, क्या? विजुअल एंगल। देखो बात समझना, हम लोग विजुअल एंगल क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं ना सर कि जितना ज़्यादा बड़ा हमारा विजुअल एंगल होगा, ठीक है, तो इमेज हमारी उतनी ही फाइन होगी। अब ये क्या चीज़ है विजुअल एंगल? समझते हैं इस चीज़ को। हेडिंग लगा लो, सबसे पहले आपको हेडिंग क्या लगाना है? विजुअल एंगल। ओके, बेसिकली हम लोग केवल इसको डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप को, बट इसके पहले हम लोग बात करते हैं थोड़े से विजुअल एंगल्स की बात करते हैं, और हमारी ये जो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है हम उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब मैग्नीफाइंग पावर में कंफ्यूज मत हो जाना, एक आपका है मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा विजुअल एंगल, और आपने इसके पहले पढ़ा था मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये अलग चीज़ है भाई, मैग्निफिकेशन ये थोड़ी अलग चीज़ है ना, ये अलग चीज़। इसको हम डिनोट करते थे स्मॉल एन से, इस मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ध्यान समझना, दोनों दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग एक हेडिंग लगाते हैं विजुअल एंगल। हेडिंग जल्दी से आप लगा लो, विजुअल एंगल क्या चीज़ है इसको समझ लेते हैं जल्दी से। देखो सिंपल सा मतलब है विजुअल एंगल। देखो, कहने का क्या मतलब है कि जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और वो ऑब्जेक्ट आपके आई पर क्या बना रही है? एक एंगल बना रही है। तो जो एंगल बना रही है और जिस एंगल पर आप उसको देख पा रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं? विजुअल एंगल कहते हैं। आपने कहा सर ये बात मेरे को समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। देखो, अच्छा यहाँ पे एक थोड़ी सी बात और आप समझो, अगर आपको समझ में नहीं, एक थोड़ी सी बात और समझो। हम ये कह रहे हैं कि आपका विजुअल एंगल जितना ज़्यादा बड़ा होगा, आपने कहा क्या कि अगर हमारा जो विजुअल एंगल है बड़ा होगा, दैट मीन्स लार्जर द विजुअल एंगल, लार्जर द विजुअल एंगल। तो अगर विजुअल एंगल अगर लार्जर होगा तो हमारी जो ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वो भी क्या होगी? वो भी क्या होगी? बड़ी होगी। दैट मीन्स अब मतलब वो ऑब्जेक्ट की कौन सी साइज होगी? अपरेंट साइज होगी। एग्जैक्टली रियलिटी में ऑब्जेक्ट तो उतना ही बड़ी है, बट हमने उसको अपरेंट बना दिया। दैट मीन्स वो हमें ऐसा लगेगा कि उसकी साइज क्या हो गई? और बड़ी हो गई। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि बिगर, बिगर दी अपरेंट्स, अपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने कहा सर ये क्या चीज़ है? मेरे को सर यही चीज़ समझ में नहीं आई, विजुअल एंगल ही सर मेरे को समझ में नहीं। देखो कैसे समझते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर आपकी आई है, आपने क्लास 10th में आई पढ़ा होगा, कुछ ऐसे बनाते थे हम लोग आई को, है ना। और यहाँ पर हमारी होती थी लेंस होती थी, आई लेंस होती थी। ये हमारी पूरी की पूरी आई है। यहाँ पर हमारा क्या होता था? यहाँ पर हमारा रेटिना होता था। ये हमारी ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है? रेटिना है। रेटिना पर हमारी क्या बनती थी? इमेज बनती थी। मान लो हमने कहा कि ये हमारी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर इतनी बड़ी रखी हुई थी, इसको हमने नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया? ए बी। अब
भाई ये आपको ऑब्जेक्ट अगर नज़र आ रही है दैट मीन्स इसका जो इमेज बन रहा होगा ना वो कहाँ बन रहा होगा, वो आपके यहाँ पर रेटिना पर इस जगह पर इमेज आपका बन रहा होगा। मान लो कि कुछ ऐसे यहाँ पर आपकी क्या कर रही होगी, यहाँ पर इमेज बन रही होगी। अच्छा देखो, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा होगा अल्फा। बात समझना, बात समझना, बात समझना, ठीक है। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, बस चीज़ों को समझ लो जल्दी से, ठीक है। हमने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमें जो है इसका और बढ़िया सा हमें इमेज चाहिए, थोड़ा सा दूर है सर और हमें ये अच्छी सी जो है नज़र नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और उठा करके, मान लो इस ऑब्जेक्ट को उठाया, ए बी को उठाया और उठा करके मान लो हम इसको और थोड़ा सा नज़दीक ले आए, दैट मीन्स यहाँ पर ले आए, ठीक है, यहाँ पर ले आए और इसका हमने नाम दे दिया अब ए डैश बी डैश, मतलब वही ऑब्जेक्ट है, बस हम इसको उठा करके, सेम उतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, बस समझो ये ऑब्जेक्ट सेम उतनी ही बड़ी है, ठीक है, ये कोई ये बड़ा और ये छोटा नहीं है, सेम उतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है। हमने इसको उठा करके थोड़ा सा और यहाँ पर ले आया। तो अब देखो, अच्छा देखो, अभी उसकी जो हमें जो इमेज जो नज़र आ रही होगी रेटिना पे वो कुछ इतनी बड़ी, ऐसे इतनी, मान लो हमने कहा ये हमारा पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, थोड़ी देर के लिए समझ लो। तो अभी हमारी ये अभी जो इमेज है वो इतनी बड़ी नज़र आई, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हम मान लो हमें इमेज जो है रेटिना पर हमें इतनी बड़ी नज़र आई। अब हमने कहा कि नहीं नहीं, हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा उठा करके और थोड़ा सा इसको नज़दीक ले आए, नियरर लेंस के हम थोड़ा सा और नज़दीक ले आए। तो अब क्या होगा देखो, अब क्या होगी सेम, अब हमें जो इसकी जो इमेज नज़र आएगी, अब कुछ इतनी बड़ी नज़र आएगी, यानी कि सी से लेकर के डी डैश तक मान लेते हैं। अब देखो पहले केस में कि आपकी जो इमेज जो नज़र आ रही थी वो सी डी नज़र आ रही थी, इतनी छोटी सी नज़र आ रही थी। अब जब आपने इसको नज़दीक ला दिया तो अब आपको कितना क्या नज़र आ रहा है, अब आपको जो है सी डी डैश नज़र आएगा। तो इस केस में कहोगे कि आपका सर देखो आपका जो एंगल है वो देखो बढ़ गया ना, तो मान लेते हैं कि हमारी ये एंगल क्या होगी, हमारी एंगल होगी बीटा। आरी बात में कहने का देखो सीन क्या है कि अगर किसी भी इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट के विजुअल एंगल को अगर हम बढ़ा दें, समझना, किसी भी ऑब्जेक्ट के विजुअल एंगल को अगर हम बढ़ा दें तो हमें जो हम ये कहेंगे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमें थोड़ी अच्छी या थोड़ी हमें शार्प, थोड़ी हमें मैग्नीफाइंग नज़र आने लगी। तो हमारा जो भी टेलीस्कोप होगा या फिर हमारा जो भी माइक्रोस्कोप होगा, इन सभी का प्रिंसिपल यही है। अच्छा अब देखो क्या है कि अब जैसे मान लो कि अगर आपने कहा कि सर मान लो अगर आप किसी मून को देख रहे हो, तो अब मून की डिस्टेंस को तो डिक्रीज नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे पास जो भी लेंसेज होंगी है ना, हम उन लेंसेज को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, जिसकी वजह से मून की इमेज जो है थोड़ी सी और क्या हो जाए, हमारे नज़दीक आ जाए। इमेज नज़दीक है एग्जैक्टली, मून तो अब नज़दीक तो आएगा नहीं, मून की जितनी डिस्टेंस है उतनी तो रहेगी ही रहेगी। आपको क्या करना है, आपको अपने लेंसेज को एडजस्ट करना है और एडजस्ट करके उसकी इमेज थोड़ी सी और आपने आई के थोड़ी सी नज़दीक बनानी है। समझ में आ रही बात? तो यही बेसिकली हम लोग प्रिंसिपल यूज़ करते हैं अपने माइक्रोस्कोप के लिए और टेलीस्कोप के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगा। इसका आप अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप जा करके नोट्स को डाउनलोड कर लो। बाकी लिखने वाली मेरे ख्याल से बात है, आप खुद लिख सकते हो कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है अभी है जो उस समय आपकी मतलब इस ऑब्जेक्ट की अभी जो इमेज बन रही हो, मान लो सी डी रेटिना सी डी पर बन रही है जो कि छोटी है, फिर आपने ऑब्जेक्ट को उठा करके थोड़ा सा और नज़दीक ले आया, अब उसकी जो इमेज है वो सी डी डैश बन रही है जो कि बड़ी है। और उस केस में जब ये ऑब्जेक्ट अगर बड़ी है तो हम ये देख रहे हैं कि उसका जो एंगल है ना, जिसको हम विजुअल एंगल कह रहे हैं, ये भी हमारा विजुअल एंगल भी क्या है, पहले के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा है। तो आप ये एक्सप्लेनेशन खुद से भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको अच्छा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जाकर के नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी से हम इस चीज़ को खत्म करते हैं, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ध्यान से समझो आप। देखो अगर आपको विजुअल एंगल अगर आपको समझ में आएगा तो सिंपल सी थोड़ी सा एक और टर्म समझ लेते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। अब यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर हम सभी के लिए बात कर रहे हैं बेसिकली। इस वीडियो में हम अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप की तो हम बेसिकली देख लेते हैं माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर। वैसे ये मैग्नीफाइंग पावर सभी के लिए क्या होगी, वैलिड होगी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, तो आपने कहा सर मेरे पास है, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली दो एंगल बने, एक हमारा एंगल बना अल्फा, एक हमारा बना एंगल बीटा। तो बेसिकली देखो है कुछ नहीं, मैग्नीफाइंग पावर है क्या, वही है, यानी कि एक रेशियो हम ले लेंगे कि जो भी हमारा एंगल बीटा बन रहा होगा और जो भी हमारा एंगल अल्फा होगा उसी को हम क्या कह देंगे, इन्हीं के रेशियो को हम लोग कह देंगे क्या, मैग्नीफाइंग पावर। तो इसको हम जल्दी से लिख लेते हैं, क्या चीज़ है ये देख लो जल्दी से आप भी। देखो क्या है सिंपल, मैंने आपको वही कहा सिंपल, हमने इसको एक सिंपल तरीके से लिख दिया। अगर ये पूछता है डेफिनेशन ज़्यादा बता सकते हो। देखो क्या है वही चीज़ है कि डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज एट आई, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाय इमेज यानी कि इमेज देखो कहाँ बन रहा है, यानी कि दैट मीन्स जो बड़ा वाला जो इमेज, यानी कि ये आपने जब इसको उठा करके जब जो बड़ा इमेज बना दैट मीन्स ये वाला एंगल है ना, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज, ठीक,
at the eye to the angle formed by the object at eye when situated at least distance of distinct vision। देखो यहाँ से एक ये टर्म है, छोटा सा टर्म है, हम लोग इसमें जब आई वाले में या फिर आपको क्लास 10 में आपने ये चीज़ें थोड़ी सी पढ़ी होंगी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी, दैट मीन्स जो हमारी जो नियरेस्ट जो डिस्टेंस होती है किसी ऑब्जेक्ट को देखने की हमारी होती है कितनी, 25 सेंटीमीटर होती है, और जो फारदेस्ट पॉइंट होती है वो कितनी होती है, वो होती है इनफाइनाइट। ध्यान से मेरी बात समझना, दो चीज़ें याद रखनी कि अगर जो लीस्ट डिस्टेंस होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, और जो फारदेस्ट पॉइंट होती है सी करने की देखने की वो हमारी होती है इनफाइनाइट। दो बातें हैं। अच्छा, तो कुछ नहीं भाई, देखो क्या बोला गया, दैट मीन्स m इज इक्वल टू, साफ साफ इसने ये कह दिया कि जो हमारा ये जो बीटा एंगल बन रहा है, दैट मीन्स एंगल, ऐसा समझो, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई, ठीक है, आई के थ्रू, मतलब इमेज हमारी, मतलब इमेज अभी फिलहाल जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की एक इमेज होगी, तो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज जो एंगल बना रहा होगा एट आई पर, ये अच्छा, अपॉन एंगल सबटेंडेड, मतलब बनाया गया, सबटेंडेड मीन्स सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट आई, और आई पर हमारा ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा होगा, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज मान लो सपोज करते हैं यहाँ पर बनी, हमने अपने लेंस को एडजस्ट किया, वो भी हम देखेंगे, हमने अपने लेंस को एडजस्ट किया और एडजस्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ बनी, तो हम कह दिया कि एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं इस केस में हम तो यही कहेंगे ना कि बीटा अपॉन अल्फा, ये हमारा है मैग्नीफाइंग पावर। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, हम इसी चीज़ को सभी के लिए यूज़ करेंगे, हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप हो या फिर टेलीस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पॉइंट टू पॉइंट समझते चलो, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने उस पॉइंट को अगर स्किप किया तो सच में आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए उस पॉइंट को स्किप नहीं करना। देखो सिंपल पहली चीज़ क्या है कि सिंपल माइक्रोस्कोप, देखो माइक्रोस्कोप का आप यूज़ किस लिए करते हो, किसी छोटी चीज़ को बड़ी दिखाने के लिए, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हैवी माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप एक नॉर्मल सा माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो, जिससे जैसे कि जो वॉच बनाने वाले होते हैं, जो घड़ी बनाने वाले होते हैं ना, वो इसी सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। अरे कोई भी एक ग्लास ले लो, ठीक है, जो कि कैसी ग्लास होनी चाहिए, जो कि हमारी कॉन्वेक्स लेंस की ग्लास होनी चाहिए, तो उसी को हम क्या कह देंगे, उसी को हम कह देंगे सर ये हमारा एक सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, समझ लो। जो ज्वेलर्स होते हैं, अपने ज्वेलर्स को मतलब ज्वेलरी को फाइन रिफाइन करने के लिए सब ना, तो वो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। पहली चीज़ ये समझ में आई कि क्या होती है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास होती है, जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर फोकल लेंथ अगर शॉर्ट होगी तब उसकी पावर क्या होगी, मतलब जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, इसमें बात ये है कि अब जैसे आप देखिए होगे कि कोई भी चीज़ जब ऐसे जब देखा जाता है ना, तो उसको ऐसे आई के साथ ऐसे सटा करके देखा जाता है, ठीक है ना, दैट इज हेल्ड क्लोज टू द आई। ये बात इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में भी आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। तो वो जो माइक्रोस्कोप होती है हम उसको कैसे हमेशा आई के साथ ऐसे सटा करके देखते हैं, देखो ना, इमेजिन कर पा रहे हो। चलो अच्छा, देखो दूसरी जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ये बात आपको ध्यान समझना है। इस चीज़ को अगर आप समझोगे तो न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करेगा। क्या है दूसरा पॉइंट, ये बोलता है ना, द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकस। ओके, बात मेरी ध्यान से समझो, ये क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ये कह रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगी तो हमेशा उस ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखोगे, बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकस, यानी कि फोकल लेंथ के बीच में ही, यानी कि जैसे आपने कहा सर आपके पास अगर ये लेंस है और यहाँ पे आपके पास अगर ये आपके पास कोई एक फोकस है इसकी, तो हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लेंस और इस फोकस के बीच में ही रखोगे, है ना, इज प्लेस्ड जस्ट बिहाइंड द आप ये कह सकते हो, हाँ, मतलब फोकस एंड द आई इज प्लेस्ड जस्ट बिहाइंड द, मतलब आपकी जो आई होगी वो जस्ट इस लेंस के, आप आई को अपने यहाँ पर ऐसे लगा करके रखे हो, ठीक है, जस्ट बिहाइंड, ये आपकी आई है, समझ रहे हो ना। और यानी कि देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ से ये समझना है कि यू आपका हमेशा एफ से छोटा ही होगा। क्या बात है यहाँ से आपको समझ में आई, इस पॉइंट से आपको ये समझना है ना कि यू जो आपका होगा वो हमेशा एफ से क्या होगा, छोटा ही होगा, कभी भी एफ से बड़ा नहीं हो सकता है। ये बात याद रखना, ये चीज न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ओके,
तो दो बातें आपको समझ में आई, ये दो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी तो बात की बात है, लेकिन ये दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पहली चीज़ और ये इंपॉर्टेंट ये दूसरी चीज़ है। देखो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोलता है कि द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकस इज सो एडजस्टेड। अच्छा, आपने कहा आपके पास आपकी सर जो भी लेंस थी, ठीक है, मान लिया हमने सर यहाँ पर हमारी फोकस है और यहाँ पर हमारी आई लगी हुई है, तो हम या तो इस ऑप्टिकल सेंटर ओ या आई को आप एक एक जैसा मान लो, ठीक है, यहीं पर आपकी दैट मीन्स इसकी ये जो भी आपकी यानी कि इस एफ और इसके बीच में आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको कुछ ऐसा एडजस्ट करोगे, बात समझना, focus is so adjusted that the image is formed at ये पॉइंट याद रखो, at least distance of distinct vision, that means D। अब जहां मतलब है कि जैसे आपने कहा सर आपके पास कोई एक मान लो 10 सेंटीमीटर लेंस की 10 सेंटीमीटर फोकल लेंस की आपके पास कोई एक लेंस है, ठीक है, तो यानी कि अब जो ऑब्जेक्ट को रखोगे वो यहाँ से इसी के बीच में कहीं रखोगे, या तो 10 पर रखोगे या तो यहाँ पर, या कहीं भी यहाँ पर ऐसे रखोगे, तो आप ऑब्जेक्ट को ऐसे एडजस्ट करोगे, ठीक है, कि 0 से लेकर के 10 के बीच में कुछ ऐसे एडजस्ट करोगे कि जिससे आपकी जो इमेज की जो डिस्टेंस होगी ना, ये कह रहा है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट मीन्स कम से कम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज बननी ही चाहिए। समझ रहे हो, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसा एडजस्ट करना है ना, इन्हीं दोनों के बीच में, कि जिससे आपकी जो इमेज की डिस्टेंस है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर बने। रीजन क्या, मैंने आपको बताया कि 25 सेंटीमीटर जो हमारी होती है वो हमारी क्या होती है, लीस्ट डिस्टेंट विजन होती है। दैट मीन्स इससे अगर पास अगर नजदीक अगर हमारी इमेज बनी तो हम फिर उस इमेज को नहीं देख पाएंगे अच्छे तरीके से। तो कोशिश ये करते हैं कि हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनाएं, दैट मीन्स हम जो है इमेज की हम जो डिस्टेंस है वो हम 25 सेंटीमीटर पर बनाएं, या फिर उससे ज्यादा बनाएं, लेकिन उससे कम नहीं बनना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इस लाइन का आपको मतलब समझ में आया, क्लियर है इस लाइन का मतलब। देखो इसे हम लोग कुछ ऐसा समझते हैं, सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक मैग्नीफाइंग लेंस है, कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और हमने जस्ट इसके पीछे अपने आई को रखा हुआ है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर इसकी जो है वो यहाँ तक इसकी फोकल लेंथ है। तो इसके बीच में हमें क्या करना होगा, किसी ऑब्जेक्ट को रखना होगा। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं, समथिंग यहाँ पर रख लेते हैं, इतनी बड़ी हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक, ए बी। अब हमें इसे मैग्नीफाई करके देखना, तो आपको पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस के बाद अगर रखी जाती है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो इमेज होगी वो फोकस के थोड़ा सा पीछे बनती है। याद आया जो हमारा रूल नंबर 6 था, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से हमारी एक रे, देखो कैसे, याद करो कैसे, हमारी यहाँ से एक रे चलेगी जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको पता है कि यहाँ से ये फोकस से होते हुए कैसे चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अच्छा, फिर एक और हम रे ले जाते हैं, समथिंग मान लो यहाँ से ऐसे करके ऑप्टिकल सेंटर से होकर के ले जाते हैं, ऐसे सीधे ये चली जाएगी। तो क्या होगा, अब ये तो कहीं मिले नहीं, तो हम क्या करते थे, हम इनको ऐसा पीछे की तरफ बढ़ाते थे, तो कहीं जाकर के यहाँ पर मान लो मिल रही होंगी। तो जहाँ पर मिली यानी कि दैट मीन्स ये हमारी यहाँ पर जो हमारी इमेज मतलब ऑब्जेक्ट की हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, मतलब इतनी बड़ी, देखो बड़ी बनी। तो मान लिया जाए कि जो हमने कुछ ऐसा एडजस्ट किया, थोड़ी सी यहाँ पे पास समझना, हमने इस अपने ऑब्जेक्ट को दैट मीन्स ए बी को कुछ ऐसा एडजस्ट किया कि इसकी जो हमारी इमेज है वो इस ए और इस ए डैश, मतलब इसकी जो इमेज है वो ए डैश बी डैश पर यहाँ पर बनी, और इसकी जो लीस्ट डिस्टेंस है हम ये मान करके चल रहे हैं कितनी डी पर है, दैट मीन्स जो वी है वो माइनस डी है। ये बात आप समझ रहे हो। यहां से आप ये बता दो क्या, द डिस्टेंस ऑफ इमेज ए डैश बी डैश है ना, ये जो हमारी जो इमेज बनी ना ए डैश बी डैश, ठीक है, फ्रॉम द आई इज डी। कहने का सीन क्या है ना कि आई जो है ना ये जस्ट आपकी इस लेंस से चिपकी हुई है, आप यहां से यहां तक बोल दो या यहां से यहां तक बोल दो, बात एक ही है। देखो मान लेते हैं कि ये हमारी जो इमेज बनी है, ये इमेज हमारी मान लो यहाँ पे हम इसकी इमेज माने, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसकी अगर इमेज मान रहे हो तो मान लेते हैं कि ये जो इमेज है हमारी वो बीटा एंगल पर बनी है। कितने एंगल पर बनी है भाई, बीटा एंगल पर बनी है। तो इसको थोड़ा सा आप लिख लो क्या, कि लेट कर लेते हैं कि बीटा
इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, कौन सी इमेज, ए डैश बी डैश एट आई। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं, ऑब्जेक्ट की भी कहीं ना कहीं पोजीशन होगी, ऑब्जेक्ट की भी कहीं ना कहीं क्या होगी, पोजीशन होगी। तो देखो अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, बात समझना है। यहाँ पे हमें एक दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारी जो बीटा एंगल है ना, यानी कि ये जो ए डैश बी डैश है वो बन रहा है बीटा एंगल पर, तो ए बी का कुछ और अलग एंगल होगा, तो उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी एक छोटी सी प्यारी सी आँख थी, ठीक, और इस आई के थ्रू मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी कोई एक ऑब्जेक्ट रखी थी ए बी, और ये क्या कर रहा होगा, इस आई से एक एंगल बना रहा होगा जिसको हम मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है। और बात समझना, अगर अल्फा है देखो हमने कहा कि यहाँ पे हमारी जो अल्फा एंगल बन रहा है ना, क्या है, अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। किसके थ्रू बन रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू बन रहा है, बाय द ऑब्जेक्ट एट आई। कहाँ बन रहा है भाई, आई पर बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात थोड़ी सी आपको समझनी है कि हम अभी जो ऑब्जेक्ट रखे हैं, इस नॉर्मल केस में हमने ऑब्जेक्ट को वो डिस्टेंस पॉइंट पर हमने रखा है, दैट मीन्स हमने डी पॉइंट पर हमने रखा है। तो ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन प्लेस्ड एट डायरेक्टली a distance d फ्रॉम आई। ये बताओ मेरे को, जैसे अगर आपको कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को देखना होगा, डायरेक्टली अगर देखना होगा, तो आप उस ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखोगे, डी ही तो डिस्टेंस पर रखोगे। हमें कि अलग केस लेकर के चल रहे हैं, ठीक। तो उस केस में आपको मैग्नीफिकेशन का आपको फॉर्मूला पता है, सॉरी मैग्नीफाइंग का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, तो दैट मीन्स एम इज इक्वल टू, एम का मतलब क्या है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, दैट मीन्स बीटा अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स अल्फा। ये तो होगा बीटा और अल्फा। अच्छा, फिर यहाँ पर हमने देखो भाई जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, डिस्टेंस जो है वो लेंस से क्या है, वो काफ़ी कम है। तो अगर डिस्टेंस अगर कम है तो जो एंगल बन रही होगी वो भी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा लीस्ट होगी, काफ़ी कम होगी एंगल, है ना। हमने कहा यहाँ पर आप ये थोड़ी सी बता दो, देखो जगह की थोड़ी सी कमी पड़ गई, इसको हम सारी चीज़ों को भी मिटाएंगे, इतनी चीज़ों को आप जल्दी से नोट डाउन करो। आपने कहा यहाँ पे ये कि सिंस हमारी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए बी इज स्मॉल, भाई बहुत छोटी है, छोटी भी है, ठीक है। अगर छोटी होगी, बहुत ज़्यादा छोटी है, तो एंगल क्या बन रही होगी, बहुत ही लीस्ट एंगल बन रही होगी। सो हम ये कह सकते हैं क्या कि अल्फा एंड बीटा आर ऑल्सो स्मॉल, अल्फा और बीटा भी हमारी क्या होंगी, स्मॉल हो रही होंगी। तो उस केस में देखो हम इन दोनों फिगर का यूज करेंगे, हम केवल इन दोनों फिगर को फिर से बनाने वाले हैं और बाकी चीज़ों को देखो हम मिटाने वाले हैं। फिर आज एक मिनट काम बढ़ जाएगा। देखो इस चीज़ को हम थोड़ा सा इधर साइड में खूब में कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इस फिगर से और इस फिगर से, देखो अगर हम बात करें, फिगर आपको दिख रहा है, ये वाला फिगर भी आपको दिख रहा है। अगर हम कहें कि अगर हम ये टैन बीटा लेते हैं, है ना, देखो साइड में आप नीचे लिखोगे, अगर आप टैन बीटा लेते हो तो टैन बीटा को आप केवल बीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि काफ़ी भाई स्मॉल हमारी जो इमेज है वो काफ़ी स्मॉल है, छोटी है। अच्छा, टैन बीटा, तो टैन बीटा इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखो कितनी हो जाएगी, ए बी अपॉन बेस, देखो आपका कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ पर ओ है, बेस कितना हो जाएगा, अपॉन ओ ए। तो बीटा यानी कि जहाँ पर भी टैन बीटा होगा उसकी जगह आप क्या लिखोगे, केवल बीटा लिखोगे, या फिर बीटा की जगह आप क्या लिखोगे, ए बी अपॉन ओ ए। सिमिलरली अगर हम बात करें इस अल्फा की, तो अल्फा देखो कितना हो जाएगा, तो हमने कहा सर टैन अल्फा इज इक्वल टू, केवल अल्फा हम लिख सकते हैं, तो क्योंकि ये हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट है काफ़ी स्मॉल है, तो टैन अल्फा इज इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो आपकी कितनी है, ए बी
अपॉन डिस्टेंस बिटवीन, मतलब बेस देखो हमारा क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, डी है। ये नॉर्मल केस हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना अभी, बाकी चीज़ें मिटा रहे हैं, ये चीज़ आप जल्दी से नोट डाउन करो। चलो, आपने अल्फा और बीटा की जो वैल्यू निकाली है उसको आप एम वाले में रखो। तो एम इजिकल टू, देखो आपने यहाँ पे क्या निकाला था, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, बीटा की वैल्यू आपने निकाली देखो ए बी अपॉन ओ ए, अपॉन अल्फा की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, आपने निकाली थी ए बी अपॉन डी। तो ये ए बी से भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी चला जाएगा इसके टॉप पर। सो फाइनली आपको एम इजिकल टू कितना मिला, डी अपॉन ओ ए, क्या मिला, ओ ए, ठीक। अच्छा, ओ ए का देखो मतलब क्या है, अपने फिगर में देखो ओ ए का मतलब क्या है, ओ ए का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, पहले वाले फिगर में देख रहे हो ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ओ ए। तो लेट कर लेते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, अच्छा ये बताओ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को फर्स्ट वाले फिगर में देखो ओ ए जो है, फर्स्ट वाले फिगर में आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, यू से। तो लेट कर लिया कि ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, यू के। भाई ये बताओ मेरे को, ऑब्जेक्ट जो रखे हो यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप क्या लोगे, यू ही तो लोगे, ठीक है ना। तो एम इजिकल टू क्या मिला आपको, सो फाइनली आप ये कहोगे कि एम इजिकल टू क्या मिला आपको मिला डी अपॉन यू। ये आपको मिला फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान से मेरी बात समझना। अच्छा, अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करो, लेंस फॉर्मूला, भाई ये लेंस है तो हम लेंस फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कहते हैं क्या कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप v की वैल्यू क्या रखोगे, v दैट मीन्स जो आपका d है, देखो फिगर में देखो, फर्स्ट वाले फिगर में v की वैल्यू देखो कितनी है, d के इक्वल रख सकते हैं। अच्छा, और वो भी d कैसे रखेंगे भाई, एक्स एक्सिस के इस तरफ है, दैट मीन्स माइनस में रखेंगे। अच्छा, u इज इक्वल टू देखो कितना रख दिया जाए, u इज इक्वल टू माइनस यू रखेंगे, और f की जगह तो हमारा, अगर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है तो f की जगह हम क्या रखेंगे, प्लस f ही रखेंगे, है ना। चलो रख देते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस का 1/d माइनस का 1/u, तो 1/ माइनस का u और इज इक्वल टू 1/f। फाइनली देखो ये 1/ माइनस में कितना हो जाएगा, 1/u प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/d प्लस 1/f। अच्छा, यहाँ से आप क्या करो, थोड़ा सा हमें चीज़ बनानी है ना, तो यहाँ से हमें 1/d कॉमन लेना पड़ेगा। तो बात समझो, 1/d कॉमन ले लिए, तो यहाँ से आपके पास कितना बचा, यहाँ से आपके पास कितना बचा, 1 और प्लस। अच्छा देखो, 1/d कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी d हुआ होगा, यहाँ पर भी d हुआ होगा, तभी तो 1/d कॉमन हुआ होगा। तो जब यहाँ पर 1/d कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, d/f। तो इस d को आप इधर भेज दो, कितना बचेगा आपके पास, d/u। क्या हो गया, d/u इज इक्वल टू, देखो कितना आ गया, 1/, सॉरी ये d आपने इधर भेज दिया, तो कितना बचा, 1 प्लस d/f। और आपको पता है कि d/u की वैल्यू देखो कितनी है, m। तो इस d/u की जगह हम क्या रख दें, m। सो फाइनली आपको एक फॉर्मूला मिला, m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। ये आपका मेन फॉर्मूला है, ठीक है। ये आप फॉर्मूला कब यूज करोगे, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ बन रही हो, एट लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट वर्ड्स पे ध्यान दो, फाइनल इमेज की बात करें, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट मीन्स डी पर बन रही है, तब हम उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बात क्लियर हुई। अच्छा, m हमेशा देखो पॉजिटिव होगी, m की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, याद रखना है, m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, m की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, वहां पर याद करो, जो हमारी जो स्मॉल m होती थी, जिसको हम मैग्निफिकेशन कहते थे, लीनियर मैग्निफिकेशन, उसमें हमारी m की वैल्यू प्लस भी होती थी और उसमें हमारी m की वैल्यू माइनस भी होती थी। बट यहाँ पर m आपका ऑलवेज कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। m की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अब यहाँ से एक छोटी सी चीज समझते हैं। क्या हमने कहा कि क्या हो जब हमारी जो आई की जो डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, आई की डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, मतलब अभी हम लेंस से अपने आई को क्या किए थे, जैसे अभी आप मोबाइल में ऐसे समझो कि अभी आपकी जो मोबाइल है, मोबाइल का आपने कैमरा ऑन किया है और कैमरा अभी आपके जस्ट इस वाइट बोर्ड के जस्ट एकदम नज़दीक हो, और फिर कैमरे को आप थोड़ा सा दूर करो, समझ लो, मतलब आपकी डिस्टेंस
मतलब लेंस से आपकी जो डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ानी है। कहने का सीन क्या है कि इफ द आई is kept at a distance of स्मॉल डी, मतलब ऐसे समझो यहाँ पर हमारी लेंस थी। अभी हमने इस पहले वाले हमने केस में क्या किया कि मैं हमारी जो आई है ना एकदम ऐसे सटा करके रखी हुई थी, बट नहीं, अब हमने कहा कि अब जो आई है वो मान लो कुछ ऐसे डिस्टेंस पर है, कुछ ऐसे डिस्टेंस पर, दैट मीन समथिंग यहाँ पर है, समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पर है, अब लेंस से थोड़ी सी डिस्टेंस हो गई। अच्छा, तो बात समझो, अब आपकी जो वी होगी वो देखो कहाँ हो जाएगी। तो अब आपकी जो वी होगी आप क्या कहोगे सर, डी और प्लस डी, ये तो कहोगे, मतलब डी फिलहाल अभी माइनस में, तो फाइनली आपने कहा कि हम इस केस में देखो, तो वी इज इक्वल टू फाइनली हमारे पास कितना हो जाएगा, हम ये कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हमारी डिस्टेंस अब कितनी थी, माइनस डी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अब कितनी हो गई, प्लस डी। सो आप ये भी कह सकते हो वी इज इक्वल टू, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, डी माइनस डी। दैट मीन्स अब देखो, जब आपके पास अभी जब ये वाला फॉर्मूला था क्या था, अभी आपके पास m इज इक्वल टू क्या था, आपने कहा 1 प्लस डी अपॉन एफ था। तो अभी आपके पास केवल d था, डिस्टेंस भी आपके पास कितना था, d था, बट अब आपके पास डिस्टेंस कितना हो गया, अब आपके पास जो डिस्टेंस है, मतलब ऐसा समझो अभी आपके पास डिस्टेंस था कितना, माइनस डी, तो माइनस डी था, तो आपने इस माइनस डी की जगह, सॉल्व करने की बात है, माइनस डी की जगह हमने ये डी रखा था, क्योंकि हमारी डिस्टेंस अभी केवल कितनी थी, डी थी। अब हमने कहा कि नहीं, हमारी जो डिस्टेंस वो कितनी होगी, हमारी जो डिस्टेंस है वो माइनस डी हो गई। दैट मीन्स अब आपके पास जहाँ पर भी डी होगा, अब आप उसकी जगह क्या रखोगे, डी माइनस डी रखोगे, बिल्कुल। m इज इक्वल टू 1, ये केवल एक पैटर्न वाली बात है, समझ रहे हो, 1 प्लस डी माइनस डी अपॉन एफ। अच्छा देखो, इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसा दूर किया, देखो आप अभी कह रहे हो कि सर अभी जब केवल डी अपॉन एफ है, 1 प्लस डी अपॉन एफ है, तो इस केस में आपकी जो मैग्निफिकेशन होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन आपने जैसे ही अपने आई को लेंस से थोड़ा सा दूर किया, ठीक है, तो अब आपकी जो डी है वो क्या होगी, मतलब आपको डी में से थोड़ा सा और कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप डी में से कुछ और डिस्टेंस माइनस करोगे तो आपकी जो एम आएगी वो अब थोड़ी सी कम आएगी। इसका मतलब है कि आपकी जो मैग्नीफाइंग पावर है, आप वैल्यू रख करके देखो, ठीक है, कुछ एक आध दो वैल्यू आप रख करके देखो, मैग्नीफाइंग जो आपकी जो पावर है, मैग्नीफाइंग पावर इज रिड्यूस्ड, मैग्नीफाइंग पावर आपकी क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम पावर के लिए, मतलब मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए आपकी जो आई है वो मस्ट है कि इस लेंस के एकदम क्लोज में होनी चाहिए। अगर आपकी आई लेंस के क्लोज में है तब उस केस में हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर होगी उस लेंस की वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। देखो, तो वही चीज मैंने लिख दी है क्या, कि टू ऑब्टेन मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर द आई मस्ट बी वेरी क्लोज टू द लेंस। अब आई से रिलेटेड तो हम लोग फैक्ट बातें और समझते हैं। देखो क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान से मेरी बात समझना, ये सब सारी चीजें क्लास 10 की। अगर हम कहें कि आई से अगर हमारी कोई चीज बहुत ज्यादा दूर है, दैट मीन्स अगर इनफाइनाइट में है, तो आई के हमारे जो मसल्स होंगे ना वो हमारे रिलैक्स पोजीशन में होंगे, यानी कि हमारी जो सिलियरी मसल्स होती है वो कैसी होती है, वो रिलैक्स होती है। अब आई से कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस पर है, बहुत ही लीस्ट डिस्टेंस पर, दैट मीन्स मान लो हमने कहा ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो उस केस में हमारा जो आई होगा वो ज्यादा टेंस होगा। ये बात समझ रहे हो आप? ये दो बातें आपको याद रखनी है कि जब इनफाइनाइट पर होगी हमारी इमेज तो आई हमारा क्या होगा, रिलैक्स होगा, और जब बहुत ही नज़दीक होगी, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर है ना, तो उस केस में हमारी जो आई होगी काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होगी। अच्छा देखो, तो अगर आपकी इमेज अगर इनफाइनाइट पर बनानी, बात मेरी समझो, अगर आपको इमेज जो है अपनी इनफाइनाइट पर बनानी है तो आप याद करो कि लेंस में ऐसा कौन सा केस होता था जब आपकी इमेज इनफाइनाइट पर बनती थी। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, आप कहते थे सर अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को एफ पर ही रख दें, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को एफ पर रख दें तो उस केस में हमारी जो इमेज बनती थी वो कहाँ बनती थी, इनफाइनाइट बनती थी। दैट मीन्स हमने कहा, एक पॉइंट और आप यहाँ से नोट डाउन करो, क्या इंपॉर्टेंट है ये सब सारी चीजें, क्या कि टू सी विद रिलैक्स आई, अगर आपको अपनी रिलैक्स आई से देखना है द इमेज
तो आपको इमेज को कहाँ बनाना पड़ेगा? द इमेज ए डैश बी डैश शुड बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। आपको अपनी इमेज को कहाँ बनाना पड़ेगा? रिलैक्स आई से देखने के लिए इन्फिनिटी पर बनानी पड़ेगी। तो इन्फिनिटी पर कब बनेगी? जब आप अपनी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे होगे? फोकस पर। सो आप ये कह सकते हो क्या, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में? f। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या था? m इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, m इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा d, और u की जगह क्या रख दोगे? f। इस केस में फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप कभी यूज करोगे? व्हेन, दो आपको फॉर्मूले मिले यहां से, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज आपकी कहाँ होगी? मतलब ये फॉर्मूला आप कभी यूज करोगे जब क्वेश्चन में ये बोलेगा कि आपकी जब फाइनल इमेज कहाँ है? एट इन्फिनिटी पर है। इसके आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बताओ, बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिफिकल्ट तो नहीं है। जल्दी से हमने ये चीज़ को खत्म कर लिया, ठीक है। जाओ इसके बेसिस पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जल्दी से।